साथियों नमस्कार। आज ये हमारी भौतिक भूगोल की दूसरी कक्षा है। आज फिर से स्वागत है आपका इसमें। और आज भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, जिससे आप संपूर्ण रूप से समझेंगे कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं अभिसरण होता है, अपसरण होता है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, भूकंप, ज्वालामुखी कैसे आते हैं और कैसे ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। ये इसी का अगला पार्ट है जो अगली क्लास में शामिल होगा। और आज की क्लास में आप ये समझोगे कि जो लावा मैग्मा हमने पिछली क्लास में जो एस्थेनोस्फीयर से हमें पता है कि जो मैग्मा है वो रिलीज होता है, वो किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करता है और कैसे ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। बेहद कंसेप्चुअल वाली चीज़ है। तो आज की क्लास भी बेहद अच्छी है। आप आगे तक बने रहिए, आपको जरूर से कुछ ना कुछ फायदा होगा। और जो पहली जिसने भौतिक भूगोल की पहली क्लास नहीं ली है तो इस क्लास को देखने से पहले वो इससे पहले की जो क्लास मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ कराई है उसे देखें, क्योंकि उसमें आपका बेसिक्स कवर होगा। आपको पता चलेगा कि कैसे स्थलमंडल और एस्थेनोस्फीयर मिलकर लावा और ज्वालामुखी से एक आकृति प्रदान करते हैं और कैसे हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो उसको देखिए, फिर इसके बाद इसे देखिए। मैं सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ पिछली ही क्लास के, मैंने लिखे नहीं है, बशर्ते आप सुन लीजिए। मैं 4 प्रश्न पूछूंगा आपको और आपको उसके जो भी आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो स्थल मंडल है यानी जो हमने लिथोस्फीयर पढ़ा है वो किस किस का कंपोजिशन है, यानी स्थल मंडल किस किस से बना है। मैं बता रहा हूँ, पृथ्वी की जो परतें हैं उनके आधार पर पूछ रहा हूँ मैं। और आप मुझे ये बताइए कि जो महासागरीय क्रस्ट है ना, महासागरीय क्रस्ट है वो किस धातु से बना है, महासागरीय क्रस्ट किस धातु से बना है। और आप मुझे ये बताइए कि जो मेंटल और क्रोड है, कोर, मेंटल और क्रोड यानी मेंटल और कोर है जो, उसके बीच में कौन सी अशांतता डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। मेंटल और क्रोड के बीच में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है ये भी बताइए। और अगला अगला ये है कि आप ये बताइए जो एस्थेनोस्फीयर है ना, उसमें वो कौन से पृथ्वी की कौन सी परत में मिलता है, यानी कोर में, क्रोड में या क्रस्ट में, ये भी बताना है। ठीक है, तो 4 प्रश्न मैंने पूछे हैं, आपको इनके आंसर्स जरूर से जिसको आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि अन्य लोगों को भी कुछ सीख सके जो, और जिसने ये क्लास लेने से पहले पहली क्लास नहीं देखी है भौतिक भूगोल की, वो उसे देखिए, फिर यहाँ आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो आज हमारा वही मुद्दा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, आज हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की जाए तो सबसे पहले इसका ये क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यानी क्या है, महाद्वीप है, जो हमारा महाद्वीप है ना आज, वो विस्थापित हुए हैं, ये कहना चाहते हैं। ये थ्योरी कह रही है कि जो हमारे महाद्वीप है विस्थापित होने के बाद ऐसी संरचना में आए हैं। इस थ्योरी को दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी केवल इतना है कि ये महाद्वीपों का विस्थापन के बारे में बात करता है, अल्फ्रेड वेगनर ने। अब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैंने इसकी सारी कहानी बताई है, कहानी भी सुनिएगा ताकि आपको जल्दी याद हो सके। अल्फ्रेड वेगनर साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ये हमारे सारे महाद्वीप है ना, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ये सभी एक ही स्थल मंडल से जुड़े थे, ये सारे एक ही भूभाग थे। तो उन्होंने कहा ये सबसे पहले लेवल 1 है, ये लेवल 1 में क्या था, ये सारे जो स्थल भूखंड हैं वो एक ही भूभाग से जुड़े थे, यानी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सभी एक ही साथ जुड़े हुए थे। इसे उन्होंने कहा पेंजिया, यानी जो संपूर्ण लैंड मास था, जो संपूर्ण भूभाग था पहले, उसे वेगनर साहब ने कहा पेंजिया है। और उसके आसपास जो वाटर बॉडी है ये, उसे इन्होंने नाम दिया पेंथालसा। तो ये 2 नाम याद मिल गए हमें। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि सब बहुत समय पहले, यानी 250, 400, 500 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है ये, उस दौरान संपूर्ण भूभाग, केवल संपूर्ण महाद्वीप एक ही साथ जुड़े हुए थे, उन्हें नाम दिया इन्होंने पेंजिया। और उसके आसपास जो जल मंडल था उन्हें इन्होंने कहा पेंथालसा। ये लेवल 1 हमने पढ़ा। फिर लेवल 2 में वो कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया इनके बीच, अब हमें अभी तो पता है कि क्यों, जो प्लेट है यानी जो लावा है, वो मैग्मा है, नीचे गति कर रहा है ना, वो इधर उधर तापमान बढ़ रहा है, तो उससे ऊपर की जो प्लेटें हैं यानी स्थल मंडल है जो, वो भी इधर उधर गति करता है। इसलिए जो ये भूभाग है स्थल मंडल के, ये भी इधर उधर जाते हैं। इसलिए जो ये पेंजिया था कुछ समय बाद 2 भागों में टूट गया। कुछ समय बाद ये पेंजिया क्या हुआ, 2 भागों में टूट गया। उत्तरी भाग जो था उसे लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो क्या सीखा, जो पेंजिया स्थलमंडल था वो कुछ समय का बाद, ये 2 3 4 दिन 4 5 साल की बात नहीं है, ये मिलियन वर्षों की बात है। ये 450 मिलियन वर्ष पहले की बात होगी, तो ये 250 मिलियन, ये 200 मिलियन बहुत ज़्यादा साल होते हैं। तो ये मतलब आए दिनों की बात नहीं हो रही है, हाँ? मैं जैसे कह रहा हूँ कुछ समय बाद, तो ये बहुत लंबा टाइम है तब हुआ है।
तो ये पेंजिया दो भागों में टूटा। उत्तरी भाग को कहते हैं लॉरेशिया या अंगारा लैंड, निचले भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। इतनी कहानी आपको समझ आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, और धीरे धीरे ये गति करने लगे। दूसरा चरण हमने देखा, फिर से ये मूवमेंट होने लग गया था। मूवमेंट क्यों हो रहा है आपको पता है ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो इंटीरियर है अर्थ के एस्थेनोस्फीयर में, वहाँ क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव थर्मल एक्टिविटी हो रही है, जिससे तापमान बढ़ रहा है, जिससे चट्टानें हैं जो रॉक है वो पिघल जा रही हैं और मैग्मा बन रहा है। और मैग्मा क्या करता है, लिक्विड अवस्था में, इसलिए इधर उधर प्रवाहित होने की कोशिश कर रहा है। अब मैग्मा इधर के ऊपर जो स्थल मंडल है वो भी इधर को जाएगा, मैग्मा इधर को जाएगा तो उसके ऊपर जो स्थल मंडल है वो भी इधर को जाएगा। इसीलिए ये प्लेटें संरचना मतलब इधर उधर जाती है। अभी भी आपको पता होगा जो भारतीय प्रायद्वीप है ये अभी एशियन प्रायद्वीप की ओर ऊपर को गति करता है। ये आपको पता है ये कंसेप्ट, अभी समझाएंगे जब आएगा। तो मतलब ये आज भी गतिमान है ये प्लेटें, क्यों है मैंने आपको बताया। तो इसी कारण से हुआ क्या, ये फिर और गति की तो इन्होंने आज का ऐसा स्वरूप ले लिया। ये भूभाग आज के ऐसे स्वरूप बन गए, अमेरिका बन गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब देखिए ये किस चीज़ से बने, दो इन से ही बने। हाँ, सबसे पहले था पेंजिया, पेंजिया से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने। और अब इस लॉरिएशिया से 3 महाद्वीप बने। एक उत्तरी अमेरिका, आपको ये आएगा कि उत्तरी अमेरिका किस वाले भूखंड से बना है, तो जरूर से ये सारे याद रखने हैं आपको। लॉरेशिया क्या हुआ, लॉरेशिया से क्या बना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। 3 चीजें याद रखनी है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये बनी लॉरेशिया से। और फिर जो हमारा दूसरा बना था गोंडवाना लैंड कहते हैं हम जिसे, उससे भी 4 चीजें बनी। एक तो साउथ अमेरिका बना, एक अफ्रीका बना, जो ये दक्षिण वाली चीजें हैं उनकी बात हो रही है, एक ऑस्ट्रेलिया बना और एक भारतीय उपमहाद्वीप। खास बात यह कि भारत बशर्ते एशिया में है, लेकिन एशिया बना था ऊपर वाला लॉरेशिया से, और जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये बना था गोंडवाना लैंड से। यानी एशिया पहले, भारत यहाँ पे था, फिर ऐसे गति 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 करते 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 ऊपर को गया वो। इतना समझ में आया। हमने देखा कि जो पेंजिया था वो 2 भागों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। फिर लॉरेशिया फिर से उसके जो भूभाग थे वो अलग अलग भूभागों में टूटे। कौन कौन से, लॉरेशिया हुआ उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। और जो गोंडवाना लैंड था उससे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप। ये भारतीय उपमहाद्वीप अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैंने एशिया ऊपर शामिल किया तो आप एशिया में भारत को शामिल कर दोगे, ऐसा नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड से बना है, ठीक हो गया। अब ये है आज की स्थिति। ये था, क्या था ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इसके कुछ एविडेंस आते हैं और कुछ इसके निष्कर्ष आते हैं, क्यों ये ड्रॉबैक क्या था इसका। अब वो मेंस वाली बात हो जाती है, लिखने वाली बात, वो एग्जाम में मतलब वैसे नहीं पूछेगा, कभी पूछेगा अगर लिखने वाले क्वेश्चंस में तो उस प्रकार से पूछेगा, इसलिए मैंने उन्हें शामिल नहीं किया। जैसे ये कहता है कि तर्क दो, आप कह रहे हो जैसे कि सारे उपमहाद्वीप, जैसे वैगनर साहब से पूछा ना कि क्या आधार है आपका कि आप जब कह रहे हो सभी चीज़ें एक साथ हैं, तो उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया था जिगसॉ फिट। उन्होंने कहा कि इस साउथ अमेरिका को, जो ये साउथ अमेरिका है ना, इसको यहाँ मिलाइए अफ्रीका से, ये मिल जाएंगे आपस में, कहते हो जैसे ये साउथ अमेरिका है, ये ऐसे मिल गए। इसका तात्पर्य है कि ये पहले एक ही भूखंड से बने थे, ऐसा कहता है। फिर कहता है पर्वतों की संरचनाएं सेम थी, पर्वतों की आयु सेम थी, इनके आसपास जो जानवर मिलते हैं वो समान मिलते हैं, और जो जीव जंतु वनस्पतियां मिलती हैं वो समान मिलती हैं। ये इनके एविडेंस थे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहें तो कुछ नाम तो याद आएंगे, पेंजिया, लॉरेशिया, पेंथालसा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये सभी नाम याद आएंगे ना, ठीक है। ये हुआ हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हमारी जो दूसरी थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये इतनी महत्वपूर्ण है कि सारे कॉन्सेप्ट इसी से जन्मे। ज्वालामुखी, भूकंप यहीं क्यों मिलते हैं, जब जो ज्वालामुखी होता है वो हमारे चरणों के सामने क्यों नहीं निकलता है, हमारे घर के सामने ज्वालामुखी क्यों नहीं निकलता है, ये इसी से समझेंगे कि ज्वालामुखी निकलने के लिए कुछ खास कंडीशन होती हैं, कि जो हिमालय है, वो फोल्ड माउंटेन्स है, वो हिमालय में ही क्यों है, हमारे घर के आगे क्यों नहीं है। तो ये इसीलिए आपको समझ में आएंगे इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से, ठीक है। अब इसको प्रतिपादित किसने किया, तो 3 उनके नाम याद रखिएगा, जियोलॉजिस्ट के नाम। एक तो मैकेंजी हो गए, एक मॉर्गन हो गए और एक पार्कर हो गए। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 नाम आपको याद रखने हैं, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। अब ये तथ्यों के रूप में आ जाते हैं, इसलिए याद रखना है, बशर्ते कोई काम के हैं नहीं। क्या इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो प्लेट है ये गति करती हैं। अब ये प्लेट क्या है समझिए, जो पृथ्वी का स्थलमंडल है ना, लिथोस्फीयर है, जो लिथोस्फीयर, ये जो दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फीयर में जो लावा है, जो मैग्मा है, वो गति करता है, तो ऊपर का जो स्थल मंडल है वो भी गति करता है। इसलिए गति करने के कारण वो प्लेटों में विभाजित हो चुका है। क्या कहा मैंने, रुको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये मैंने कल आपको बताया था, ये डायग्राम बताया था। ये लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बना हुआ है, जो 100 किलोमीटर के दायरे में, कहा था ना मैंने। और फिर मैंने कहा था एक एस्थेनोस्फीयर है, जो ऊपरी मेंटल से बना है, 700 किलोमीटर के दायरे में 100 से, और यहीं से मैंने कहा था मैग्मा रिलीज होता है।
मैग्मा रिलीज होता है। और इसकी स्थिति क्या बताई थी मैंने, सेमी सॉलिड, यानी ये लिक्विड वाली अवस्था में मिलता है। अब ये ऐसा कह रहा है कि, ऐसा कहना चाहता है ना, ये जो हमारी परिभाषा है वो समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर जहाँ से लावा निकल रहा है, और ये है हमारा स्थलमंडल लिथोस्फीयर। ये कह रहा है कि यहाँ तो लावा है, अब लावा ऐसे यहाँ को गति कर रहा है और लावा यहाँ को गति कर रहा है, तो ऐसे ही ये जो बीच में ऊपर स्थलमंडल है ये भी तो अलग अलग गति करने लग जाएंगे। ये स्थलमंडल भी इधर को, ये स्थलमंडल भी इधर को चले जाएगा, बीच में दरार आ जाएगी। तो जो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक है ना, ये प्लेटें हैं कह रहा है। ये कह रहा है कि पृथ्वी का स्थलमंडल जो लिथोस्फीयर है, जो दुर्बलता मंडल में लावा है उसके कारण गति करता है, तो ऊपर में प्लेटों में विभाजित हो जाता है, उसे कहते हैं प्लेट। आपको इतना तो समझ आ गया होगा क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर में जो लावा है वो गति कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। अगर देखिए ऐसा सोचिए, एक नाव है वो पानी में तैर रही है, अगर पानी इस दिशा में जाएगा तो नाव भी इस दिशा में जाएगी, यानी नीचे वाली सतह हिलेगी तो ऊपर वाली सतह भी हिलेगी, होता है। आपको प्लेट तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब प्लेटों के टाइप्स पढ़ते हैं। प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। प्लेटें महाद्वीपीय भी हो सकती हैं और महासागरीय भी हो सकती हैं। अब आप मुझे बताइए, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होगी या महासागरीय प्लेट? कल मैंने आपको बताया है, महाद्वीपीय प्लेट बनी होती है सियाल से और महासागरीय प्लेट बनी होती है सीमा से। अब आपको पता है सबसे ऊपर क्या आता है? सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। मैंने कहा था जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर आएगा, यानी सियाल सबसे ऊपर है, यानी सियाल सबसे हल्की है, इसलिए महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, महासागरीय प्लेट भारी होती है। कॉन्सेप्ट ऐसे लगाते हैं। मैंने कहा था ना कल की सियाल, सीमा और नीफे है। नीफे सबसे नीचे इसलिए क्योंकि वो फेरस, निकल, ये भारी धातु हैं, इसलिए घनत्व के कारण ये नीचे चले गए, और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सबसे ज़्यादा हल्के हैं इसलिए सबसे ऊपर में रह गए। और सीमा जो है वो सियाल से तो ज़्यादा भारी है, इसलिए तो दूसरे क्रम में आया वो। इसीलिए मैंने कल बताया था कि जो महासागरीय प्लेट है वो सीमा से बनी है, और सीमा क्या है यहाँ पर? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सियाल क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो महाद्वीपीय प्लेट हल्की है, महासागरीय प्लेट भारी है। अब इससे क्या अंतर होगा अब आप आगे समझेंगे। चलो, हमने प्लेटों के प्रकार भी पढ़े। अब प्लेटों में गति कितने प्रकार की होती है, ये कंसेप्चुअल चीज़ें। वो कहेगा कि दरार किससे बनती है, गर्त किससे बनते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो प्लेटों में तीन प्रकार की गति होती है। एक तो या तो ये अभिसरित होंगे, कन्वर्जेंस होंगे, या तो फिर ये अपसरण होगा, इनमें डाइवर्जेंस होंगे, या फिर इनमें रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्म होंगे। प्लेटों में तीन गति होती है, अभिसरण कन्वर्जेंस कहते हैं जिसे, अपसरण डाइवर्जेंस कहते हैं जिसे, और रूपांतरण ट्रांसफॉर्म कहते हैं जिसे। ठीक है, अब समझते हैं हम इसे आराम से। ये डायग्राम तो आपने समझ ही लिया होगा, कल भी बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे पहले कन्वर्जेंस को समझते हैं, कन्वर्जेंस को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, बस आपको अगर अर्थ समझ आ गया इसका तो समझ जाएंगे। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण, इसे कहते हैं प्लेटों का पास आना। जैसे कन्वर्जेंस मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर आ रही है, यानी मैग्मा जब ऐसे जाएगा दुर्बलता मंडल में तो ऊपर का स्थल मंडल भी क्या होगा, ऐसे ऐसे एक दूसरे की ओर आएगा, इसे कहते हैं अभिसरण। इसके प्रभाव क्या होंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, ये अगली क्लास का मुद्दा है हमारा, उसमें संपूर्ण समझेंगे। लेकिन आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कन्वर्जेंस मतलब होता क्या है। कन्वर्जेंस मतलब होता है प्लेटों का पास आना। कैसे आए, मैग्मा ऐसे गति कर रहा है, ये आपको पता है ना, ऐसे गति कर रहा है, आसपास कर रहा है, तो वो भी प्लेटें भी एक दूसरे के नजदीक आएंगी। इस कन्वर्जेंस को कहते हैं हम विनाशकारी किनारे। अब ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन से मार्जिन कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होते हैं, कौन से डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और कौन से ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो विनाशकारी किनारे जो हम कहेंगे वो कहेंगे जब प्लेटों का कन्वर्जेंस होगा। इसका तात्पर्य है कि अब ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, मान लिया जाए ए प्लेट बी प्लेट से ज़्यादा भारी है, तो जो चीज़ भारी होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे चले जाने लगती है। तो ये ए प्लेट क्या करेगी, ऐसे इसके नीचे चले जाएगी, ऐसे नीचे चले गई, सारी प्लेट नीचे चले गई। क्योंकि देखिए लगातार एक चीज़ दूसरे के पास आ रही है तो टक्कर होगी, बहुत ज़्यादा मतलब बल लग रहा है। अब लेकिन जो भारी होगी वो नीचे चले जाएगी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे जाने लग जाएगी। अब ये नीचे जाएगी तो आपको पता है नीचे तापमान बहुत ज़्यादा है, ये पिघल जाएगी, मैग्मा बनेगा और यहाँ पर से ज्वाला बन जाए, ज्वालामुखी निकल जाएगा। हुआ क्या, इस प्लेट का नीचे जाकर मैग्मा बन गई, यानी ये प्लेट विनाश हो गया, एक प्लेट खत्म हो गई ना हमारी, इसीलिए इसे कहते हैं हम विनाशकारी किनारे। ध्यान से समझे, नहीं समझे तो दोबारा देखिए, एक बार और समझाता हूं मैं आपको कि हुआ क्या। इसमें ए प्लेट दूसरी प्लेट की ओर जा रही थी, अब लगातार जब तक आते जाएगी तो इतना ज़्यादा बल लगेगा कि जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ये प्लेट नीचे गई, अब नीचे तापमान बहुत ज़्यादा था तो ये प्लेट पिघल गई, तो ये प्लेट खत्म हो गई। इस प्लेट का जितना भी हिस्सा खत्म हुआ, जितना नीचे गया वो सारा हिस्सा खत्म हो गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं विनाशकारी किनारे। इसलिए जब पूछे कि डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या डिस्ट्रक्टिव किनारे कौन सी गति से जुड़े हैं, तो कन्वर्जेंस, जब प्लेटों का कन्वर्जेंस होगा तब विनाशकारी किनारे होंगे, यानी प्लेटें खत्म। चलो, कन्वर्जेंस आपको समझ आया। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस।
ये भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी क्यों आता है, ये समझने के लिए बेहद आवश्यक तत्व हैं। और पूरी भौतिक भूगोल का मतलब बेसिक्स है, मतलब ये समझ नहीं आएगा तो अन्य कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे। इसलिए रटने से ज़्यादा ध्यान अगर एक बार आपने समझने पर दे दिया तो फिर रटने वाली चीज़ें बेहद आसान हो जाएंगी। अब हम समझते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का समझिए अर्थ ये होता है प्लेटों का दूर जाना। यानी प्लेटें क्या हो रही हैं, ए प्लेट इधर को, ये है तो लावा देखिए इधर को गति कर रहा है। अब लावा अगर इधर उधर जा रहा है तो प्लेटें भी तो ऊपर की आसपास पास थोड़ी आएंगी, दूर जाएंगी एक दूसरे से। इसलिए इसे कहते हैं प्लेटों का दूर जाना। देखिए प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, समझ गए आप। जैसे लावा गति करेगा वैसे ही ऊपर की स्थलमंडल की प्लेटें भी गति करेंगी। अब प्लेटें लावा दूर जा रहा है तो ऊपर ये भी दूर जाएंगे और बीच में बन जाएगा दरार। ये आगे समझेंगे कि जैसे अब वहाँ तो फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, यहाँ दरार बनते हैं, ये सब आगे की क्लासेस में है। अभी समझिए प्लेटों का दूर जाना कहलाता है डाइवर्जेंस और अपसरण। अब इन्हें कहते हैं निर्माणकारी किनारे, यानी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कैसे समझते हैं, ये प्लेट ए थी और ये प्लेट बी थी, मान लीजिए ये एक प्लेट थी। हाँ, अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और नीचे क्या है, लावा है, लावा है ना नीचे। अब ये अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी इधर उधर आ गए, ये इधर आ गए, तो बीच में इतना खाली हिस्सा बच गया ना अब ये, तो इस खाली हिस्से में क्या होगा, नीचे से मैग्मा आके भर जाएगा। एक बार और समझाता हूँ, ये है ए प्लेट, ये है एक प्लेट। अब ये अगर दूर दूर चले गए तो ये प्लेट यहाँ पे ही रही, तो ये इन प्लेटों के बीच में अब इतना अंतर आ गया, क्योंकि ये दूर दूर जा रहे हैं, बीच में इतना स्थान खाली बच गया। तो इस खाली स्थान में क्या होगा, नीचे से जो मैग्मा है वो आके भर जाएगा और वो ठंडा होके फिर से चट्टान बन जाएगी वो। इसीलिए इसे निर्माणकारी किनारे कहते हैं। इसमें किसी चीज का विनाश नहीं हो रहा है, लेकिन जो खाली स्थान बच रहा है वहां पर मैग्मा भर के नई रॉक बन जा रही है, इसीलिए इसे निर्माणकारी किनारे कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा देखिए रिमाइंड करके, लेकिन मतलब समझने के बाद ही आगे जाना, ठीक है। इसे तो आपको समझ आ गया कि जो कन्वर्जेंस है उसे विनाशकारी किनारे क्यों कहते हैं और डाइवर्जेंस को निर्माणकारी किनारे क्यों कहते हैं। आगे और जब हम भूकंप वाले चैप्टर में, ज्वालामुखी वाला चैप्टर प्रारंभ करेंगे इसके बाद, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से आपको आएगा। तो डाइवर्जेंस को कहते हैं निर्माणकारी किनारे। अब इससे जब क्वेश्चन बने तो कभी गलत ना होना चाहिए। फिर जो हमने पढ़ी थी, जो तीसरी गति होती है प्लेटों की, जो प्लेटों की तीसरी गति होती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म, रूपांतरण कहते हैं। तो तीसरी गति होती है रूपांतरण। इसमें क्या होता है, प्लेट एक दूसरे की ओर आती नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है। अब देखिए ये ए प्लेट है, ये प्लेट बी है, अब ये एक दूसरे के ऊपर नीचे चल रही है, यानी मैग्मा ऐसे गति कर रहा है, दुर्बलता मंडल में ऐसे गति कर रहा है, तो प्लेट भी ऐसे ही गति करेगी। यानी इससे कोई एक दूसरे की ओर आ ही नहीं रही है और एक दूसरे से दूर भी नहीं जा रही है, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। इसमें क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे के समानांतर संचलित होती हैं। अब क्या दूर जाती तो नया रॉक बनता, हम उसे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते। पास आती तो एक रॉक पिघल जाता, हम उसे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते। लेकिन ना इसमें दूर जाना पास आना हो ही नहीं रहा है, ये तो केवल आसपास चल रही है, तो प्लेटों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ना कोई खत्म होगी ना कोई नया बनेगा। इसलिए इसे हम कहते हैं संरक्षित किनारे, कंजर्वेशन। समझ में आया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ना प्लेट बन रही है ना प्लेट टूट रही है, तो इसलिए हम इसे प्लेट जैसी थी वैसी ही रह रही है। क्यों, क्योंकि गति पैरेलल हो रही है, ऐसे एक दूसरे के नजदीक या फिर दूर जाने वाली घटना हो ही नहीं रही, इसलिए हम इसे कहते हैं कंजर्वेटिव मार्जिन। अब आपको तीन चीजें समझ आ गई, विनाशकारी किनारे किसे कहते हैं, कब होती है, निर्माणकारी किनारे कब बनते हैं, और संरक्षित किनारे कब बनते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होनी चाहिए आपको। और आपको जब समझ नहीं आता तो आपको डायग्राम के माध्यम से समझना है कि कैसे हम लिथोस्फीयर गति, दुर्बलता मंडल गति करेगा तो लिथोस्फीयर कैसे गति करेगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको समझने के लिए अगर डायग्राम है आपके पास तो आपको बेहतर समझ आएगा। लेकिन अगर आपने बेसिक्स कवर नहीं किए हैं तो सीधे समझोगे कि कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होते हैं, रटोगे, अगर रटा हुआ भूल गए तो फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर आप मान लिया जाए भूल गए विनाशकारी किनारे, तो आप कन्वर्जेंस बनाओगे, पास लाओगे, प्लेटों को पास लाओगे एग्जाम में। अगर मान लिया जाए भूल गए कि विनाशकारी किनारे किससे बनते हैं, लेकिन आपको पता है अभिसरण में क्या होता है, प्लेटें आपस में आती हैं। अब आपको पता है एक प्लेट नीचे जाने वाली है और यहाँ पर पिघलने वाली है, अब पिघल गई मतलब खत्म हो गई, मतलब विनाशकारी किनारे। इसलिए समझ वाले क्वेश्चन जल्दी हम क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। मैं आगे से भी जरूर से अब इसी को भौतिक भूगोल के ही कुछ कंसेप्ट और बताने की कोशिश करूंगा, और आपसे भी अपेक्षित है कि आप जरूर से अपना सहयोग प्रदान करें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे प्रारंभ में, आप उन्हें भी जरूर से करना और उनके आंसर्स देना, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब शेयर सब जो जो कर सकते हैं सब करिए। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।